सर आपके लिए, मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है, और इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूं? इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कोई भी चीज़ दुनिया में रहते नहीं। आज मैं हूं जहां, वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है फार्मा सेक्टर, जो मेरे भी आज दिन तक समझ में आया नहीं। बीमार होता हूं तो मैं भागता हूं डॉक्टर के पास, और आप सब भी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। वहां पर डॉक्टर एक बार यूं देखता है, एक बार यूं देखता है, एक बार जीभ में टॉर्च लगा के देखता है और फिर कुछ लिख देता है। भगवान जाने लिखते तो क्या है, मेरे भी आज दिन तक उनकी पढ़ाई पकड़ आई नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी गोली लिखी है, कौन सी टेबलेट है, कितनी बार लेना है, कितनी बार नहीं लेना है, ये मुझे भी समझ नहीं है, और शायद आपको भी नहीं आता होगा। उस पर्ची को लेके हम एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और वो फट पर्ची पकड़ी और एक बॉक्स इधर काउंटर पे, और ये लो साहब, इतनी पता नहीं क्या विशेष बात है, वो दवाई गोली निकाल देते हैं और कह देते हैं कि साहब, उसको एक झलक मारते हैं कि ये सुबह लेनी, ये शाम को लेनी, ये खाली पेट लेनी, ये भरे पेट लेनी, ये दूध के साथ लेनी, पानी लेनी, और ठीक। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी कौन है जो उन दवाइयों को बना रहे हैं? उनको पहले ही पता है कि कौन सी बीमारी में कौन से साल्ट की कौन सी गोलियां लगने वाली। तो उसी क्षेत्र से, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें इमरजेंसी केस में जाना पड़ता है, और हम हर जगह कम करवा लें पैसा, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में फंसा हुआ आदमी 1 रुपया कम करवाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। 100 मांगता है तो 100, और 102 मांगते हैं तो 102, और 1 लाख मांग लिए तो 1 लाख, क्योंकि इमरजेंसी केसेज होते हैं। अब आप देखिए, और मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। 5 रुपये की गोली पत्ते पे 10 रुपया, तो 10 में ही टिकाएंगे और लेनी पड़ेगी। तो आज इसी क्षेत्र की बारीकियों को लेकर हमारे बीच में ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति बैठे हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में बिल्कुल अपनी पहचान बना रखी है, और अपना खुद का एक्सपोर्ट है, अपने खुद की फैक्ट्री है, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो वो आपको बताएंगे कि आप इस क्षेत्र में आकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर अब जैसे जो दवाई बना रहा है वो 2 पैसा तो कमाता ही है, साथ में दुआ भी कमाता है, क्योंकि जब हम ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं अरे यार वो वाला ब्रांड की दवाई है ना, वो बहुत अच्छी थी, बहुत मैं तुरंत ठीक हो गया, मैंने वो भी ली, नहीं हो पाया, लेकिन इस वाली से ठीक हो गया। तो आप सोचिए, पैसा और दुआएं दोनों है। इस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, इन बारीकियों से हमें अवगत करवाएंगे। उससे पहले उनकी मैं एक और विशेषता बता दूं कि वो इन सब बारीकियों को तो आपके समक्ष रखेंगे, आपको बिल्कुल दिल से बताएंगे, पूरे एक्सपीरियंस से बताएंगे। उन पर्सनालिटी का नाम है श्रीमान उमेश जी असावा साहब, जो फार्मा सेक्टर से नहीं है, कॉमर्स सेक्टर से हैं। कॉमर्स M.Com किया उदयपुर से, लेकिन आप देखिए कि लगन जो होती है वो आदमी को किसी भी लेवल पर ले जाकर अपनी एक्सपर्टाइज बना देती है, एक पहचान बना देती है। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद हैं, और ऐसे व्यक्ति को हमारे संस्था के महासचिव श्रीमान पंकज जी सर और हमारे कोषाध्यक्ष साहब श्रीमान दिनेश जी सोनी साहब के अथक प्रयासों से, और आप भी पूर्व विद्यार्थी हमें रहे हैं शुरू से ही, थोड़ा अपना परिचय और आपने इतना दे दिया, अभी जरूरत है थोड़ा सा आपके प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेरे गुरुजी श्रीमद हिमाचल जी महाराज साहब, मेरे स्वर्गीय दादाजी सुंदरलाल जी असावा, एवं मेरे पिताजी डॉक्टर भगवती लाल जी असावा, एवं केलवाड़ा कुंभलगढ़ की इस पावन धरा का आशीर्वाद है कि मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। पधारे हुए माननीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित संकाय के सदस्य, प्यारे छात्रों और उपस्थित सज्जनों, मैं भी कभी आप ही की तरह यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ। ऐसे मैं भी बैठा करता था स्कूल में। आपको देख के मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है, और मैं आप सबसे चाहूँगा कि एक बार आप पंकज बाईती के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि इन्हीं
इन्हीं की वजह से आज हम जितने भी पुराने छात्र यहाँ से निकले केलवाड़ा की स्कूल से, इस पंकज ने सबको इकट्ठा करने का काम किया है और पंकज की वजह से ही आज हम सब यहाँ पे हैं। और मेरे साथ ही आपके उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल साहब ललित जी, ये मेरा बचपन का मित्र है और हम दोनों साथ यहीं पढ़े हुए हैं इसी स्कूल में। मुझे बुलाया गया फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ बताने के लिए, लेकिन उससे पहले गुरुजी रामजी लालजी मीणा ने कुछ बोला था कि दवाइयों का मार्जिन, जो मैंने नोट किया था पॉइंट, आप सर बोल रहे थे कि दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है और वो क्या लिखते हैं, केमिस्ट यहाँ से निकालता वहाँ से निकालता और हमको दे देता और लास्ट में बोलता 100 रुपये तो 100, 200 तो 200 और 5000 तो 5000। अब दवा निर्माण बिल्कुल अलग क्षेत्र है। मैं सर को भी बताऊंगा कि सर दवा का जो जिसके ऊपर MRP लिखी होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप जब दवाई खरीदते हैं उसको पूछे कि MRP लिखी होती है 100 रुपये, 90 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। वो कोई भी दवा व्यवसायी इस दवा के MRP निर्धारित नहीं करता है। दवा की जो MRP होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। आपने जूते खरीदे 5000 के MRP कर दी, उस पर ऊपर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। दवा एक ऐसा उद्योग है जो सिर्फ सरकारी नियंत्रण में चलता है और मेरे को जहां तक नॉलेज है एकमात्र दवा उद्योग ही ऐसा है जो भारत सरकार चलाती है। इसके ऊपर हमारे कोई MRP हम नहीं लगाते। सर ने बोला 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 20, जो भी लगता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसको बोलते हैं DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑफ इंडिया। वो इस प्राइस को डिसाइड करती है। दवा क्षेत्र में रहने वाले या दवा निर्माण करने वाले गुरुजी हम लोग कोई भी उस MRP को डिसाइड नहीं करते हैं। रही बात मार्जिन की, तो उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत लगती है। जब एक दवा का निर्माण होता है, अभी हमारे यहाँ पे आया था कुछ समय पहले कोरोना की बीमारी आई थी और कोरोना में लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। उस टाइम में जो दवा आई, वो दवा कहां से आई? बीमारी तो रातों रात आई, दवा तो कहां से आई? दवा का निर्माण कई वर्षों तक साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तब जाके एक दवा बनती है और उस दवा बनने के पीछे हजारों लाखों लोगों की एनर्जी लगी हुई होती है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। करोड़ों रुपए के दवाई के प्लांट लगते हैं, अरबों रुपए की लेबोरेटरी लगती है और उसमें भी क्या होता है, कई बार दवा फेल हो जाती है। आपने दवा बनाई और मालूम चला उस दवा का रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मार्जिन हर इंडस्ट्री में है, ऐसा मैं नहीं कहता कि किसी इंडस्ट्री में मार्जिन नहीं है, लेकिन दवा निर्माण ऐसा है जिसके लिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब हम दवाई बनाते हैं तो पूरी रिस्क हमारी है। जब तक दवाई मार्केट में पड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे बायती मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे एक दवा पड़ी, उसकी एक्सपायरी डेट है आज की 31 दिसंबर 2025। तो जब तक वो दवा यहाँ पे, तब तक दवा निर्माण करने वाले की जिम्मेदारी है। टाइम टाइम पे दवाओं की टेस्टिंग होती है। यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं जिसको दवाएं को सैंपल लेते हैं और उसको जांच के लिए जयपुर की लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अगर वहां पे वो 95% से नीचे उसके अंदर जो लिखा हुआ है, आप कोई दवा खरीदते हैं, कॉम्बीफ्लाम दवाई किसने सुनी आप में से? किसी ने सुना बुखार की दवाई आती है कॉम्बीफ्लाम? किसने खाई? खाते हो ना बेटा, बुखार की दवाई आती है कॉम्बीफ्लाम, है ना? उसके पीछे लिखा होता है आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल। पैरासीटामोल होता है उसके अंदर 325 mg। तो 325 mg का 90% कितना हुआ? उतनी दवा की मात्रा एक्सपायरी डेट तक उसमें होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है दवा बनाने वाले की। तो दवा निर्माण का क्षेत्र बिल्कुल अलग क्षेत्र है और चूंकि सर ने भी बोला कि हम आज तक उसको समझ नहीं पाए और मुझे नहीं लगता कि इसको समझना इतना आसान है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BN कॉलेज से करी और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से करी थी और मेरा बचपन इसी स्कूल में मेरे इन्हीं दोस्तों के साथ में निकला है। जब मैं 11th क्लास 12th क्लास पास करके मैंने कॉमर्स ली, तो 12th के बाद कुछ करता नहीं था। तो मेरे पापा ने बोला, जब मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला किसी दवाई की दुकान पर कुछ नौकरी वोकरी कर ले। तो मैंने अपना कैरियर जो है वो 6 महीने तक बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के झाड़ू निकालता था। मैं एक शॉप के अंदर झाड़ू पोंछे करता था उस दुकान पर। वहां से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और जब 6 महीने निकल गए तो मुझे लगा यार कुछ पैसा मिलना चाहिए। उस टाइम मैं बात कर रहा हूं आपसे 1993 की। तब मुझे 800 रुपए की तनख्वाह के साथ मैंने 2.5 साल तक उस दुकान पर काम किया और उस 800 रुपए की तनख्वाह से मैंने एक बजाज सुपर स्कूटर खरीदा। उस टाइम में बजाज सुपर चलता था, अभी तो काइनेटिक और पता नहीं कौन कौन से आ गई है। तो उस स्कूटर को खरीदने के बाद मुझे लगा कि यार नंबर भी अपनी पसंद का लेना चाहिए। तो मैंने स्कूटर खरीदने के बाद 2 महीने तक और इंतजार किया, क्योंकि नंबर लेने के लिए मुझे 1100 रुपए देने पड़े मेरे पसंद का नंबर लेने के लिए। तो मैंने उस टाइम अपने स्कूटर का नंबर लिया था RJ27 जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार कुछ खरीदा। तो उसके बाद मैंने अपना जब मेरी BCom कंप्लीट हो गई तो मैंने अपना करियर स्टार्ट करने के लिए मुझे किसी ने बोला कि यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, जिसको आप लोग बोलते हो MR, जो डॉक्टरों से मिलते हैं, दवा के बारे में बताते हैं। तो मैंने अपना करियर एज ए MR स्टार्ट किया था। 1.5 साल तक मैंने MR की जॉब करती था। मेरी तनख्वाह कुछ 8-10 हज़ार रुपये हुआ करती थी और 1997 में मैंने अपना शॉप स्टार्ट किया उदयपुर में चेटक सर्कल पे। और अभी मैंने अपनी दवा की फैक्ट्री लगाई है। दवा निर्माण के क्षेत्र में मैं अपना भाग्य आजमा रहा हूँ।
तो अभी मैंने 2022 में अपनी दवा की फैक्ट्री स्टार्ट करी है। अब चूंकि आज हम एक ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि रोजगार के लिए भी बहुत अवसर है। आप में से कई बच्चों के पास आर्ट्स होगी, कई बच्चों ने कॉमर्स रखी, कई बच्चों के पास साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपने लिया किसी भी क्षेत्र में संभावनाएं कहीं कम नहीं है। चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, तो आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे सारी चीजें बिल्कुल निपुण है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। साइंस क्या होती है मैं बायोलॉजी समझता ही नहीं था, लेकिन मैंने आज इतना उसको जिया और इतना पढ़ा है कि मैं अपनी फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ दवा निर्माण के क्षेत्र में। इसके अंदर अगर आप में से जो भी बच्चे जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो आप 11th में लेते हैं, आप अपना खुद अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे आगे क्या बनना है। अगर आप साइंस बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री में जाते हैं और 12th के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है डी फार्मेसी। आप फार्मेसी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। डी फार्मा का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके ऊपर जो होता है बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, और बाद में आता है एम फॉर्म। अगर आप डी फॉर्म करते हैं तो डी फॉर्म करके आप चाहे तो अपने दवा का एक दुकान लगा सकते हैं। नहीं तो अभी 2 दिसंबर 2011 में उस टाइम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने एक योजना चालू की थी, निःशुल्क मुख्यमंत्री दवा योजना। उसकी हर जगह एक एक शॉप लगी हुई, चाहे आपका केलवाड़ा का हॉस्पिटल है, चाहे पास में मजेरा, रिचेड, जो भी अपने गांव है, सब जगह एक एक स्टोर लगा हुआ है। और हर जगह केमिस्ट होता है जो फार्मेसी किया हुआ बंदा होता है, चाहे वो डी फॉर्म है चाहे एम फॉर्म है। तो अगर आप डी फॉर्म करते हैं तो, और अभी भारत सरकार ने भी चालू किया आयुष्मान भारत योजना, जिसमें भी आपको बहुत सारी नौकरियां मिलती है, लेकिन उसके लिए आपका फार्मेसी करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डी फार्मा किया तो आपको नौकरी मिलेगी। स्टार्टिंग पे कुछ शायद 18,000 रुपए है, बाद में 40,000 पे आते हो, और लेटर ऑन 1.5-2 साल में आप 80,000 की तनख्वाह पे आते हो। इसके अंदर कई बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, कई लड़कों को मैंने भी लगाया हुआ, मैंने कई रेफरेंस है तो मैंने अपना काम कराया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं, जहाँ कई तरह के मेडिकल पे आप काम कर सकते हैं। फिर आता है बी फॉर्म और एम फॉर्म। एम फॉर्म करने के बाद आप रिसर्च के सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी दवा निर्माण होती है तो मैंने पहले भी कहा था कि उसके लिए बहुत सारी रिसर्च होती है, और बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं हो सकता। दवा इतनी आसान नहीं कि आपने कुछ मिला लिया, बन गई और वो आ गई, वो ऐसे आ ही नहीं सकती है। कई कई दिनों तक उस दवा के ऊपर रिसर्च चलती है। जब हम एक दवाई बनाते हैं हमारी फैक्ट्री में, तो 15 दिन उसका क्वारंटाइन पीरियड होता है कि 15 दिन तक हम उसमें चेंजेस देखते हैं कि आज हमने दवा बनाई, इसमें क्या चेंज हुआ। 15 दिन बाद जब गवर्नमेंट उसको रिलीज करती है तो हम मार्केट में भेजते हैं बेचने के लिए, तब वो दवाई आपके पास आती है। तो आप एम फॉर्म करके आप उस तरफ जा सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में। एक होता है फॉर्म डी, जिसको बोलता है डॉक्टर इन फार्मेसी। वो हमारे यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन विदेशों में उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि विदेशों में डॉक्टर पेशेंट को देखता है, दवाई देने का काम जो है वो फार्मासिस्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरह की दवा देनी है। तो जब आप फॉर्म डी करते हैं, शायद ललित जी का बच्ची कुछ कर रही है ऐसा, हाँ मेरे से भी बोला था ललित जी ने कि फॉर्म डी करी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप चाहे तो फॉर्म डी भी कर सकते हैं। एक होती है मार्केटिंग इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वो आके डॉक्टर को दवा के बारे में बताता है। डॉक्टर को नहीं पता होता है कि कौन कौन सी दवाएं मार्केट में आ रही है। जो सर ने बोला लिख लेते हैं वो, लेकिन उनको जो लिखते हैं उसके पीछे आके एक बंदा आके उसको समझाता है कि आपको सर ये दवा, इस बीमारी के लिए आपको ये दवा लिखनी है, और इस बीमारी में, तो उसका काम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो है उसके लिए आपको जरूरी नहीं फार्मेसी करना, आप बीएससी करके एमएससी करके भी आप वो जॉब कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में जॉब की कोई कमी नहीं होती। क्यूए होता है क्वालिटी एश्योरेंस, और एक सब्जेक्ट होता है क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। इन दोनों के अंदर भी बीएससी एमएससी किए हुए कई बंदे, आपने शायद केलवाड़ा से भी मेरी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आसपास के किसी कोई भागल कुछ बोला था उसने, अभी मेरी फैक्ट्री के अंदर ही लगा हुआ है, वो बीएससी किया हुआ है, तो क्यूसी के अंदर काम कर रहा है मेरा। तो मैंने ऐसे उसको बोला था, वो उसकी फिजिक्स से मुझे लगा, तो मैं क्यों भाया कटा रहा है, तो बोले मैं तो कुंभल कट रहा हूँ, मैं क्यों मूवी कटा रही हूँ यार। मैंने उससे इस लैंग्वेज में बात करी थी, तो वो एकदम से ओवर को पकड़ में आ गया कि यार तू हमारे उधर के ही है। तो वो बंदा मेरे यहाँ पे भी एक काम कर रहा है, अपने यहीं से निकला हुआ है केलवाड़ा से। दवा जो भी बनती है वो एमसीए की गाइडलाइन में बनती है सर। अब जिस जगह हम हैं, मैं अब आपको दवा के बाद साथ में मैं आपको एक मोटिवेशनल बात बताता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी खुद ही ऐसे निकली कि मैं नौकरी करता हुआ फैक्ट्री के यहाँ तक आया। तो जिस जगह हम बैठे हैं वहां पे है महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप की धरती है। महाराणा प्रताप आपको क्या सिखाते हैं, कोई बताएगा आप में से? महाराणा प्रताप के जीवन से आप क्या सीखते हो? किसी भी परिस्थिति से हारना नहीं है आपको। वो राजा थे, जंगल में घूमे, जगह जगह गाए। हमारे यहाँ पे एक वो कवि माधव दरक रहे, उन्होंने गाया था। अगर आपको कोई जानता माधव दरक साहब को? कौन जानता आप में से कवि माधव दरक को? आप केलवाड़ा में पढ़ते हैं। उन्होंने कविता गाई थी, मायर थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। क्या आप में से किसी को आती है? हैं? किसी को नहीं आती है? ललित जी किसी को नहीं आती है? सुनी आपने कहीं? सुनी?
कहानी शर्माने की बात ही नहीं, कहीं सुनी आपने, किसी ने सुनी? मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक, कहिए आप, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो ये कविता हमारे आगे माता दौरी। तो महाराणा प्रताप का जीवन हमें क्या सिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। सबसे कुशल रणनीतिकाल महाराणा प्रताप रहे। अकबर की सेना कितनी बड़ी थी, उसको भी उन्होंने हरा दिया। अभिमन्यु, महाभारत में एक पात्र हुआ करते थे अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या सिखाता आपको जिंदगी में? नहीं पता ना आपको? हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। अभिमन्यु ये सिखाता हमको जिंदगी में। अर्जुन से बड़ा कोई वीर नहीं रहा, अर्जुन से बड़ा कोई रहा धनुर्धर आज तक। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी युद्ध के अंदर, तो उन्होंने बोला कि पानी, तो सब जने लेके आए, कोई चांदी का कलश लेके आया, कोई सोने का कलश लेके आया पानी के लिए। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाएगा, वहां पर अर्जुन है, और अर्जुन ने पृथ्वी में एक तीर मारा, और उस पृथ्वी में से एक जल की धारा निकली जो सीधे भीष्म पितामह के मुख तक गई थी, जिसको हम लोग आज भी बाण गंगा के रूप में जानते हैं। इतना बड़ा अर्जुन वीर था। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पृथ्वीलोक छोड़ने के बाद उनकी 16,000 रानियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तो राजस्थान में गांव है जहां भीलों ने बंधक बना दिया अर्जुन को, और अर्जुन की पिटाई करी और रानियां छीन के भाग गए। हमारे यहाँ पे कहावत है कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आपको एक बार मिलती है, अर्जुन को एक बार मिलकर हमेशा नहीं मिलती आपको लाइफ में। तो आप जब अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, 11th में जो सब्जेक्ट ले रहे हो, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सोच के सब्जेक्ट का चयन करें कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको फार्मा सेक्टर में जाना है, आपको कॉमर्स सेक्टर में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है। हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, हर जगह नौकरी है, हर जगह रोजगार है, हर जगह काम है। आप किसी भी फील्ड में जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम सब साथ के निकले हुए, ललित जी आज हमारे सामने प्रिंसिपल साहब, उप प्रिंसिपल है, हम यहाँ पे हैं, तो हम सब साथ के निकले हुए, साथ पढ़े हुए हैं। इन्होंने अपना करियर पढ़े में स्ट्रॉन्ग रहे, हम पढ़े में कमजोर थे, हम व्यापार में चले गए, तो उससे कुछ फर्क नहीं होना है, लेकिन आपको पढ़े पे ध्यान देना है। आप जब फार्मेसी में जाते तो एक सब्जेक्ट आता है क्लिनिकल रिसर्च। आप रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जहां पे बहुत सारी संभावना है। रिसर्च में अहमदाबाद के अंदर मुझे लगता है नहीं करते भी कम से कम 600-700 प्लांट लगे हुए दवा के, सिर्फ अहमदाबाद में। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कई हजारों फैक्ट्री लगी हुई जहां क्लिनिकल रिसर्च का काम चलता है, जहां दवाओं का रिसर्च होता है। तो अगर आप साइंस में सब्जेक्ट लेते हैं और आप बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आप दवा के क्लिनिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जहां आप रिसर्च कर सकते हैं। और आप में से कोई एक सब्जेक्ट और आता है, वो आता है नर्सिंग, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। वो भी फार्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन नर्सिंग का कोर्स करके आप इतने हॉस्पिटल्स, आप केलवाड़ा में भी हैं तो यहाँ पे आपके भी कोई नर्सिंग को हम कंपाउंडर साहब बोलते हैं, या वो नर्स होती है, तो नर्सिंग का एक बहुत बड़ा कोर्स होता है। अगर आप चाहें तो नर्सिंग के कोर्स को कर सकते हैं, और बहुत बड़ी लोगों को जरूरत है नर्सिंग के बच्चों की। इतने उदयपुर में 5 मेडिकल कॉलेज है और एक R&T मेडिकल। अभी क्या किया राजस्थान सरकार ने कि सभी जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए। बहुत जल्दी आपको राजस्थान में भी राजस्थान गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज आने वाला है। राजस्थान में 28 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, और 12 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, तो ऑलमोस्ट 40 मेडिकल कॉलेज तो भी राजस्थान के अंदर है। तो आप चाहें तो नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। तो नर्सिंग की भी बहुत बड़ी संभावना है और बहुत बच्चों की जरूरत है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नर्सिंग के बच्चों की जरूरत है। हर जगह CSC, PSC, छोटे-छोटे कॉलेज, छोटे-छोटे हॉस्पिटल, बहुत कुछ खुला हुआ है। तो अगर आप चाहें तो नर्सिंग का क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, जहां आपको रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और आप मानव की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की सेवा। चिकित्सा जो क्षेत्र है वो मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं कंप्लीट करूंगा, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, सर आपके लिए मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है, और इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूँ। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कोई भी चीज़ दुनिया में रहते नहीं। आज मैं हूँ जहाँ, वहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। उमेश जी असावा साहब ने बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी है। एक बार सभी बालकों से पुनः निवेदन कि शानदार ताली जोरदार तरीके से। इतनी बढ़िया जानकारी
कि आप लोगों का नॉलेज तो दुरुस्त हुआ ही है, साथ में हमारा भी हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में हम लोगों को भी नहीं पता थी। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि इनकी एक्सपायरी चीज़ सबकी होती है, सभी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन दवाइयों के मामले में ये बिल्कुल सटीक होती है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद काम लेना ही नहीं है, वो दवा जहर बन जाएगी, तो फेंकना ही होता है। तो यहाँ पर ठीक है मुनाफा भी है, लेकिन अगर एक्सपायर दवाई हो जाती है तो वो फेंकनी पड़ेगी, काम नहीं आएगी। और सर कह रहे हैं कि 90% तक मात्रा उसमें एक्सपायरी डेट तक भी होनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रग कंट्रोलर, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो चेकिंग पे रहते हैं लगातार। और हमारे केलवाड़ा क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हमारे बीच हैं जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके बैठे हुए हैं और लगातार हासिल कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में आज आपको रास्ता बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं। आने वाले समय में केलवाड़ा क्षेत्र के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इस क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपका मार्गदर्शन और सहयोग आपके साथ रहेगा।